हाय फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 जिसके अंदर मैं पीआईक्यू आपको कराने वाला हूँ। अराउंड 25-30 क्वेश्चन हम करेंगे और काफ़ी डिटेल में करेंगे। इसके सारे ऑप्शंस को भी देखेंगे। और इससे पहले पहला वीडियो मैंने डाला था, तब आपने बोला था कि सेकंड वीडियो डालने के लिए देखिए 3-4 दिन बीच में गैप होगा बिकॉज करंट अफेयर कराने लगा था मैं, और इंग्लिश के कुछ वीडियोज़ डालने ज़रूरी थे वो भी। तो देखिए कोशिश वही करता हूँ कि आपको हर तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो ज़रूरी है। तो चलिए एक वीडियो भी सीरीज वही वाला था कि कंटिन्यू सारी रहेगी, बस ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट इसको कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म करूं मैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है और यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द मोबाइल फोन बैटरीज। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, कॉपर, जिंक, निकल और लिथियम। देखिए आपको कॉपर और जिंक में तो वैसे भी डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज कॉपर हम इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए यूज करते हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉपर हम यहाँ पे वायरिंग के लिए यूज करते हैं। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ा जाती है, ओके। और ये बैटरी का प्राइमरी कंपोनेंट पहली बात नहीं है। और जो हम जिंक को यूज करते हैं वो हम अल्कलाइन बैटरीज के लिए यूज करते हैं जिसमें बेस का नेचर होता है, ठीक है। हम अल्कलाइन बैटरीज के लिए इसको यूज करते हैं और मॉडर्न मोबाइल फोन के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। अब आती है निकल। एक आपने सुना होगा निकल कैडमियम बैटरी, NiCd, करेक्ट, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये जो है इसको हम मोबाइल फोन्स में कम यूज करते हैं, ज्यादा करके हम व्हीकल्स इसमें यूज करते हैं ज्यादा करके इसको। और अब बात करते हैं यहाँ पे लिथियम की, तो बचा लिथियम। लिथियम को यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी है भाई, लाइट वेट होती है। सबसे अच्छी बात है लाइट वेट होती है ये एज कम्पेयर टू निकल कैडमियम। और साथ ही साथ रिचार्जेबल होता है, इसका रिचार्जेबल नेचर होता है। तो ये यहाँ पे रीजन है। और लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होता है, तो काफी कॉस्ट इफिशिएंट पड़ जाता है। क्योंकि देखिए जब भी हम ये सब चीजों की बात करते हैं तो कॉस्ट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपको बोलो कि भाई आप कॉपर का वायर अपने घर पे लगाना चाहेंगे कि एल्युमिनियम का, तब बोलेंगे कॉपर का। क्यों भाई, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कम होती है, आप उसका लगा लीजिए, नहीं ले, लेकिन आप बोलोगे कॉपर का क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है ना। नहीं सॉरी, सिल्वर 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 तो और बेटर होता है। तो आप बोलोगे नहीं यार कॉपर से काम चल जाता है हमारा। यहाँ तक कि अंबानी जी भी बोलते कॉपर ही ठीक है, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव है। हर एक पर्सन कॉस्ट इफेक्टिव देखता है इन सब चीजों में, इसीलिए। अब यहाँ पे लिथियम इज अ राइट आंसर यार। कॉपर हम वायर के लिए यूज करते हैं, जिंक आपको बता दिया मैंने, अगेन बैटरी का एक वन ऑफ द कंपोनेंट है वैसे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप प्लीज इसको पढ़िएगा और साथ ही साथ इस सब चीजों को मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने पीडीएफ पे, सॉरी अपने टेलीग्राम पे। सारे पीडीएफ में शेयर करता हूँ, प्लीज ज्वाइन करिए। और आपको लिंक इसका अगर नहीं मिल रहा होगा तो कमेंट करिए, आपको मैं वहां पे पेस्ट कर दूंगा। इतनी मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट अ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। देखिए वैसे तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, सच बताऊं तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन। पहले समझिए कि अच्छा केमिकल वेदरिंग पहले होती क्या है। देखिए केमिकल वेदरिंग वो होती है जिसके अंदर रॉक्स टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से। जो रॉक है भाई, अब केमिकल रिएक्शन की वजह से वो टुकड़े टुकड़े होंगे ना उसके। तो क्या है भाई, कौन कौन से उसके में जो प्रोसेस है उसका पार्ट है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, बिल्कुल। हाइड्रेशन क्या होता है, मिनरल्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब उन्होंने वाटर इसके अंदर भाई घुसा लिया, ऐसे ऑब्जॉर्ब कर लिया पूरा, और फिर फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ टाइम बाद। ये होता है हाइड्रेशन। तो बिल्कुल हाइड्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेस। उसके बाद होता है भाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शंस का, जो मिनरल्स का रिएक्शंस होता है विद ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद ऑक्साइड बनते हैं, रस्टिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग। हो तो आपको देख के भी लग रहा होगा। सॉल्यूशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, क्योंकि जब मिनरल्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो, ओके, तो उसकी वजह से अब उसके कंटेंट चेंज होते हैं, वो एसिडिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप लाइमस्टोन को डिसॉल्व करो तो अगेन द नेचर विल चेंज। तो यहाँ पे एक्सफोलिएशन नहीं है इसका पार्ट। अब पता होना चाहिए एक्सफोलिएशन क्या है। ये फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है, इट्स अ फिजिकल। थोड़ा हैंडराइटिंग माफ करिए, लेकिन वर्ड्स बोलता रहता हूं तो आप लिख सकते हैं। वैसे फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस का पार्ट है जिसमें जो रॉक का आउटर सरफेस है वो पील ऑफ होता रहता है ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर वेरिएंस की वजह से। जो आउटर सरफेस इसका जो बोलते हैं ना कि रिश्ता रहता है, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। टेम्परेचर वेरिएस होता है, थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। तो ये, तो इसका आंसर बी होगा। चलें आगे बढ़े। चलिए आप प्लीज ये सब चीजें पढ़िए, आपको सब चीजें मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ जुड़ जाइए टेलीग्राम पे हर एक जितना मैं डालता हूं आपको वीडियो अपलोड करने से पहले ही मैं अपलोड कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं खुद, मेरे को भी ये लगता है।
रेड फॉस्फोरस, ये तो देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, दुनिया भर का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है। माचिस में कौन सा फॉस्फोरस यूज होता है, वही सेफ्टी मैचेस में, वही बहुत बार पूछते हैं ये लोग, रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है। रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी मैचेस, व्हाई, क्यों भाई, क्यों यूज करते हैं हम लोग? इट शो फॉस्फोरेंस, अरे भाई चलो पहले बाकी पढ़ लेते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज लेस रिएक्टिव देन द अदर वेराइटी ऑफ फॉस्फोरस, देखिए इसका आंसर यही राइट है, क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस है बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। देखिए वैसे तो बहुत सारे नेचर है उसके फॉस्फोरस के, तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो पी होगा बस, वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या है भैया, वो हाईली रिएक्टिव है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब अपना आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले टॉक्सिक नहीं, ठीक है, और इजीली कैच कर लेता है फायर, इसीलिए। लेकिन अपना रेड फॉस्फोरस काफी ज्यादा स्टेबल है, सुन लीजिए पूरी बात आराम से। रेड फॉस्फोरस बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर, जब तक उसको फ्रिक्शन ना करो इग्नाइट करने के लिए, जो हम फ्रिक्शन करते हैं ना अपना मैचेस को, क्या बोलते हैं, मैच से, तब जाके भाई वो इग्नाइट होता है, अदरवाइज इस तरह से वो कैच करता नहीं है फायर। अगर वो इसकी जगह व्हाइट फॉस्फोरस होता तो बहुत इजिली कर लेता, तो उसकी वजह से भाई आपके हाथ में वो लग सकता है, क्या बोलते हैं अपना, चटके उड़ के पड़ सकते हैं, हाथ जल सकता है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे रेड फॉस्फोरस सुटेबल है सेफ्टी मैचेस के लिए, जिसके ऊपर आप फ्रिक्शन करके हीट जनरेट करते हो, और दोनों का व्हाइट फॉस्फोरस अपना क्या बोलते हैं अपने इसके ऊपर लगाया जाता है, माचिस के ऊपर, माचिस के दिल्ली के ऊपर, ठीक है। और हाँ आपको बता दूं मैं, रेड फॉस्फोरस जो ऊपर लगाया जाता है वही बात में मतलब जो फ्रिक्शन होकर हटता है तो अगेन इट कैचेस द फायर, वो व्हाइट फॉस्फोरस ही होता है अंदर उसके, लेकिन ऊपर जो सर्फेस होता है वो रेड फॉस्फोरस का होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी शायद से ये आंसर ही आ गया मेरे साइड से, तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, बट इसके और क्वेश्चन काफी बार पूछेंगे, लिटरली बहुत बार पूछेंगे। आपको इसका सोर्स बताता हूं मैं, अच्छा इसका भी सोर्स बताता हूं, तो आप लोग मुझे बोलते हैं उसका सोर्स नहीं बताता हूं मैं। देखिए सोर्स में हर बार कोशिश करता हूं, ये आपको चैप्टर नंबर 6 या 7 में मिलेगा, ऑफ क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक चैप्टर है जिसके अंदर कंबंशन चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8th का एक चैप्टर है क्लास एनसीईआरटी 8th का कंबंशन, उसके अंदर आपको रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के फीचर काफी देखने को मिलेंगे, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको, और काफी चीजें भी आपको अच्छी मिलेंगी वहां पे। अब आपको लगेगा मैं तो 9th की बातें करता हूँ, देखो 9th की बातें तो मैं करता हूँ, लेकिन 9th के साथ मैं बोलता हूँ कि आप पीआईक्यू करो, तो पीआईक्यू में आपको कुछ क्वेश्चन वहां के भी मिलेंगे, 8th के मिलेंगे, कुछ 7th के मिलेंगे, आखिरकार भाई एनसीईआरटी वो लोग पूछते ही पूछते हैं। तो ये आपको चैप्टर 6 या 7 मुझे याद नहीं आ रहा, बट नाम बताया मैंने कंबंशन, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का चैप्टर है, आपको उसके अंदर कैंडल का उन्होंने बता रखा है कि आउटर जोन क्या होता है, इनर जोन क्या होता है, वो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी सब सोर्स भी आप अगर रेफर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक रखिए सब चीजें जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगले पे आते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ऐसे तो आंसर ही आ गया यहाँ पे, बट ये समझते हैं कि भाई ये है कहाँ पे। ये पहली बात, इसका सोर्स है क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या दिया है। अब इसका तो आंसर ही है वैसे, तो जॉन डेल्टन की क्या थ्योरी है भाई, इन्होंने भाई थ्योरी दी है अपना मल्टीपल प्रोपोर्शन की। इनका बोलना ऐसा है, व्हाट द मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज, व्हेन जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाएंगे, तो जो रेशियो होगा उनके मास का वो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो होगा, ठीक है। जैसे H2O का, H2O में हम बोलते हैं कि भाई फिक्स है, यहाँ पे वाटर का कितने मॉलिक्यूल होंगे और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, फिक्स होंगे, तभी जाके बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन, तो उनका फिक्स वहां पे स्टैंडर्ड होगा। तो वही यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइंड और एक कंपाउंड बनाएंगे, तो रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट टू द अदर विल फिक्स, अगर फिक्स नहीं रहेगा तो दैट कंपाउंड विल नॉट फॉर्म। ये इनका भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करता है, ठीक है। और जोसेफ प्रोसेट किसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। तो ये अगेन वही बात है कि भाई सेम प्रोपोर्शन विथ मास भी उनका फिक्स होना चाहिए, ये बात करते हैं अभी। एंटोनी लेज्वेर क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता होगा बचपन से हमने सीख रखा है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपको पढ़ना है, वही इनकी थ्योरी है। और जो जोसेफ लुइस गे लूकस, इनके बारे में देखो आपको क्लास 11th में मिलेगा, ऊपर के 3 तो आपको मिल जाएंगे सीधा क्लास 9th में, लेकिन वही बताया मैंने कि जब 3 चीज आपको मिल जाएगा तो चौथा चीज आप नहीं निकाल लोगे। तो भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम की बात करते हैं कि भाई जब गैसेस रिएक्ट होती हैं, ठीक है, तो किस में रिएक्ट होती है, होल नंबर के रेशियो में रिएक्ट होती है बाय द वॉल्यूम, ये इनका बोलना है। तो इन्होंने भाई ये थ्योरी दी है, तो ये आपको क्लास 9th में मिल जाएगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं एक बार। अब वहां पे आपको एटॉमिक थ्योरी भी मिल जाएगी इनकी डेल्टन की, साथ ही साथ आपको एटॉमिक नंबर
किसने पहली बार किसने दिया था, उसका सिंबल किसने दिए थे, वो सब चीजें मिल जाएंगी। वो सब चीजें एग्जाम में पूछी हुई हैं। आपको उस चैप्टर में मोल कंसेप्ट मिल जाएगा, एवोगैड्रो नंबर मिल जाएगा, ये सब चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये सब आते हैं यार, क्यों मैं ये सब बार बार चिल्ला रहा हूं। आज आप आगे करेंगे भी, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आराम से इसको। Which is the following is not a gaseous air pollutant। देखिए ये काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये तो भैया है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर बताऊं कौन कौन से होते हैं जो हमारे एसिड रेन बनाने के काम करते हैं, मतलब हमारे लिए एसिड रेन बनाते हैं। जो हमें एसिड रेन हमें मिलता है ना, पहली दूसरी बारिश आप देखते होंगे काफी एसिडिक कंटेंट होते हैं उसके अंदर। इसलिए बोलते हैं कि भाई पानी अगर रेन वाटर आपको हार्वेस्ट करना तो पहली दूसरी पानी का ना करो। आपने सुना होगा ये चीज। तो देखिए SO2 बनता है, SO3 बनता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। ये क्या है, ये आपको एसिड रेन के कंपोनेंट हैं। ये भी पूछा जाता है एसिड रेन के कंपोनेंट। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या है भैया, हमारा NO है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, N2O है। अब क्या है, अगेन दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एसिड रेन कंपोनेंट। तो एसिड रेन के भी कंपोनेंट है भैया। ओके, स्मोक के, एसिड रेन के, तो ये दोनों तो हैं, ये दोनों तो प्रॉपर गैसेस पॉल्यूटेंट है। हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन भी है, जैसे मीथेन हो गया, बेंजीन हो गया, जो गैसेस फॉर्म में इजीली हमें नेचर में मिल जाते हैं, मतलब नेचर मतलब इवापोरेट हो जाते हैं और उसकी वजह से भाई एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं, फोटो केमिकल स्मॉग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो स्मोक क्या है, तुम्हें तो लग रहा था स्मोक क्यों होना चाहिए। देखिए स्मोक होता है एरिसोल, ठीक है, जो अपना सॉलिड कंपोनेंट है जो एयर में है, तो इट इज नॉट अ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। देखिए गैसियस पूछा था, स्मोक क्या होता है, इसको बोलते हैं एरिसोल। अब तुम बोलोगे एरिसोल कहां से पढ़े, क्लास 9th NCERT कोलाइडल का एक बॉक्स मिलेगा आपको, जिसके अंदर वहां पे उन्होंने देखा है, दे रखा है इमल्सन क्या है, जेल क्या है, ये सब चीजें आपको एक बॉक्स में मिल जाएंगी। आप पेज नंबर भी बता दो क्या, नहीं जाने दो, इतना ठीक है। अब वो एक टॉपिक है, आपको सॉल्यूशन क्या है, अपना कोलाइडल क्या है, उसके आपको डिफरेंस बिटवीन वहां पे मिल जाएंगे। प्लीज वहां से पढ़िए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वहीं से क्वेश्चन पूछा था टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, किसके लिए काम आता है, वहां पे सब दे रखा है। ये सब बता रहा हूं मैं सोर्स, प्लीज अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो। स्मोक क्या है, स्मोक इज अ सॉलिड कंपोनेंट, दैट्स व्हाई स्मोक इज अ नॉट द गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। तो डी यहाँ पे ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए आराम से सब चीजें। Which of the following statement is not correct? Not, अरे यार आंसर मत दिख जाए, आंसर मेरे को अच्छा लगता दे ही रखा है, बट चलिए समझाना जरूरी है, बाकी साइड गया सब चीजें। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और बात, एग्जाम में पूछा गया है, इससे पहले एक बार 2020 में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि इवापोरेशन जो आपको, अगेन ये कंसेप्ट कहां मिलेगा आपको, एक कंसेप्ट मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th NCERT स्टेट ऑफ मैटर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर 5 स्टेट ऑफ मैटर दे रखे हैं, 3 तो उन्होंने डिटेल में समझाए हैं और आखिरी पेज पे उन्होंने 2 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा जब अपना वेपर प्रेशर के, तब जाके क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अभी एक क्वेश्चन नहीं आता है कि विच इज द बल्क फेनोमेना एंड विच इज द सरफेस फेनोमेना। तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, सॉरी, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना वेयर एज बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। क्योंकि देखिए जैसे ही आप आग लगाते हो, जैसे पानी गर्म करते हो, तो बबल्स ऊपर बनना चालू हो जाते हैं, इवापोरेट होना चालू हो जाते हैं, बिल्कुल। तो एग्जाम में भी पूछा है क्वेश्चन, एग्जाम में भी पूछा है कि इवापोरेशन कि कौन कौन से फैक्टर है, इवापोरेशन कैसे इंक्रीज होता है। देखिए अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा तो क्या इवापोरेशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे कि आप कपड़े सुखाते हो, कपड़े आप सरफेस फैला देते हो ना, कपड़े, मम्मी क्या बोलती है, कपड़े फैला दो, ऐसे क्यों नहीं बोलती कपड़े डाल दो बस ऐसे जैसे भी, भले मम्मी बोल रही कपड़े डाल दो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कपड़े फैलाने की बात हुई है, पहली बात। तो आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो। आप अभी देखो बारिश में कपड़े सूखते हैं जल्दी की गर्मी में सूखते हैं, बिकॉज गर्मी में ह्यूमिडिटी कम होती है। बारिश में आप भले बाहर भी डाल दोगे ना कपड़े, लेकिन आपको थोड़ी सी नमी रह जाएगी, उसमें गीलापन दिखेगा क्योंकि ह्यूमिडिटी है वहां पे, तो कपड़े नहीं सूख रहे। हर चीज को कपड़े से रिलेट कर लो, इवापोरेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो बिल्कुल अब टेम्परेचर समझाने वाली बात है। गर्मी के टाइम और ठंडी के टाइम का ले लो, मानता हूं ठंडी के टाइम पे बारिश नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है। अब देखो ठंडी के टाइम पे आपके कपड़े 3-4 दिन तक सूखेंगे नहीं, लेकिन वही अगर आपने गर्मी के टाइम पे नहा के अगर बाथरूम में भी डाल दिए ना आपके कपड़े, तो वहां पे भी सूख जाएगा वो, मतलब इतना टेम्परेचर वो हाई है। और साथ में स्पीड ऑफ द एयर, अब खुद बताओ हवा तेज चलेगी तो कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये 4 यहाँ पे फैक्टर्स है जो चैप्टर नंबर 1 में दे रखे हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एंड इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, नॉट द
बल्क फेनोमेना। ये आपको एक टॉपिक भी क्लियर करा दिया मैंने, एक क्वेश्चन पूछा गया, आएगा, टेंशन मत लीजिए, आएगा, कराऊंगा ये सब, फटाफट कराऊंगा मैं। व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? हाँ भाई, क्योंकि वाटर के अंदर भाई सब कुछ तुम डिसॉल्व लेते हो। और क्यों? क्योंकि वाटर का कैसा नेचर है? वाटर का पोलर नेचर है, ये बात भी पता होना चाहिए। अब एक बार और बता देना चाहता हूं आपको मैं, लाइक रिएक्ट लाइक, यहाँ पे केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री के अंदर लाइक के अंदर इन्वॉल्व होता है, और डिसलाइक कहने का मतलब कि पोलर कंपोनेंट के अंदर आप पोलर कंपोनेंट ही डालोगे। अगर आप पानी के अंदर पेट्रोल डालोगे तो इन्वॉल्व नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा वो, क्योंकि पेट्रोल का जो नेचर है वो पोलर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आप जितने भी हाइड्रोकार्बन वाले कंपोनेंट ले लो, डीजल ले लो, आप उसको पानी के अंदर डाल के देखो, नहीं मिक्स होंगे। ऑयल ले लो, नहीं होंगे। ठीक है, इमल्शन फॉर्म हो जाता है, वाटर इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे दिमाग में रखना ये बात, यहां पे लाइक डिसॉल्व लाइक है, ये फिजिक्स ओवल फिजिक्स नहीं है कि लाइक रिपेल लाइक, ये नहीं है वो चीज। ये लाइक अट्रैक्ट लाइक करते हैं लोग इधर। चलिए, इनका अलग कंसेप्ट है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MgCl2 CaCl2, बिल्कुल सही बात है। आपको इसके बारे में कहां मिलेगा, सबका सोर्स बताना चाहता हूं आपको मैं, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th में मिलेगा। हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर आपको मिजल्स फॉर्मेशन मिलेगा, याद करिए। अच्छा, इससे पहले हमारा लास्ट वाला वीडियो आपको याद होना चाहिए, हमने हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए कौन सा तरीका एक पढ़ा था हमने, कंपोनेंट का नाम पढ़ा था, उसका नाम था सोडियम जियोलाइट। क्या था भैया? सोडियम ZeOLite, सोडियम जियोलाइट। इसको हम यूज करते हैं अपना रिमूव करने के लिए। जियोलाइट जो होता है एल्युमिनियम का कंपोनेंट है। चलिए, डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ना ना ना, डेंसिटी ऑफ आइस अगर इतनी हाई होती तो वाटर पे फ्लोट क्यों करती? सोच के देखो ना, सोचो जरा इसके ऊपर। तो ये तो फिजिक्स का भी कंसेप्ट है बाय द वे। तो डेंसिटी जो होती है वो वाटर से लोअर होती है, क्योंकि जो आइस होता है उसका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और देखिए, एक थोड़ा सा लॉजिक भी रखिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से भी हो जाते हैं कि फ्लोट करती है ना भाई। चलिए, ये तो देखा होगा ना आपने, तो डी इसका आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द डायमंड? अगर इसको पढ़ोगे तो समझ जाएगा। डायमंड को तुमने लुब्रिकेंट के लिए यूज करते हुए देखा है कभी? कभी नहीं यूज होता, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका नेचर वैसा नहीं है। ईच कार्बन एटम इज लिंक टू द 4 अदर कार्बन, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आपको बताया था। और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो डायमंड का क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्राहेड्रल। मतलब ये नहीं कि भाई अब तुम बोलोगे कि 3D की बात हो रही है, वो तुम बोलोगे 3 पैर हैं उसके, तो बिल्कुल सही है भाई। कार्बन स्ट्रक्चर बिल्कुल 3 डायमेंशनल नेटवर्क बिल्कुल कनेक्ट करता है ऐसे। और एक्सट्रीम हार्ड होता है, आपको ये पता है, और उसकी वजह से भाई आप इसको कटिंग वटिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन अब इसके लिए आप लुब्रिकेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी वाला इसका आंसर राइट होगा, बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, रिपीटेशन दिखाता हूं तुमको मैं। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, बताओ, ऊपर आया था ना एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, किसने दिया था? डॉल्टन भाव ने दिया था, डॉल्टन, जॉन डेल्टन। ठीक है, क्या बोलते भाई उनके एटॉमिक थ्योरी आपको अगेन चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसके अंदर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर काफी कुछ दे रखा है। उन्होंने बोला है भाई कि मैटर किससे बना है, उनका बोलना है कि मैटर बना है इंडिविजुअल पार्टिकल से, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम एटम बोलते हैं, एटम। ओके, और एटम जो सेम एलिमेंट के हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, ऐसा इनका बोलना है। आइडेंटिकल किसमें? इन मास एंड प्रॉपर्टीज। चलिए, तो उनका बोलना है कि जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल भी है वैसे। और दे कंबाइन इन द फिक्स रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। चलिए, अच्छा एक और बात, जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? ये चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा आपको, क्लास एनसीईआरटी के, अपना 4th चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी। देखिए, आपको एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। एक बार गूगल यहां पे गलत करता है, लेकिन एनसीईआरटी पे भरोसा करना आप लोग। एक बात है, हिस्ट्री में मत भरोसा करना, लेकिन यहाँ पे भरोसा कर सकते हो। हिस्ट्री में तो काफी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है वैसे। तो चलिए, अब यहाँ पे बात करता हूँ, जोसेफ थॉमसन का जो मॉडल था, इट वाज प्लम पुडिंग मॉडल। एक उन्होंने बनाया था अपना, एक उन्होंने बोला था कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे इसी के अंदर हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वैसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, उसके बाद जो रदरफोर्ड का क्या है, रदरफोर्ड का अपना, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, बिकॉज उन्होंने जब गोल्ड फॉइल यूज किया था, इतनी पतली फॉइल थी, लेकिन जब उन्होंने भाई, वैसे तो उन्होंने नहीं किया था, वो बाद में हार गए थे, मतलब हार के छोड़ दिया था। उनके जो अंडर जो काम कर रहे थे, उनके जो असिस्टेंट थे, जो लर्नर होते हैं ना, उन्होंने भाई इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और बताया
कि भाई इतने सारे जो बॉम्बार्डिंग की हमने जो अल्फा पार्टिकल की, उसमें से एक या दो जो आ रहे हैं वो रिबाउंड कर रहे हैं, तो शॉक हो गए कि रिबाउंड कैसे कर रहे हैं, इतनी पतली फाइल है, जो सबसे थिनेस्ट फाइल थी उन्होंने यूज की थी, तो सेंटर में इसका मतलब कोई ना कोई मास है। तो उन्होंने बोला कि सेंटर में जो चीज है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और सारे मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। और फिर रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसका फिक्स ऑर्बिट नहीं बता पाए थे वो, क्योंकि फिर नील बोर ने बोला कि अगर रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एनर्जी है, तो इसका मतलब रिवॉल्व करेंगे ऐसे तो एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे तो जाके एटम में घुस जाएंगे और एटम ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन एटम तो यहाँ पे न्यूट्रल है, एटम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उनकी अपनी डिस्क्रीट पाथ है एक, और नील बोर ने वो बताया था। ठीक है, चलिए। और एक और बात, अब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी, बाय द वे बता दूं आपको मैं, जे थॉमसन की डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड की डिस्कवरी है न्यूक्लियस की, उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। आप गूगल पे चेक करिए प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, बोलेगा रदरफोर्ड ने, नहीं भैया गोल्डस्टीन ने की थी, प्लीज दिमाग में रखिए। और चैडविक ने किस की थी? चैडविक ने की थी अपने, बचा कौन सा? न्यूट्रॉन, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है, मास नंबर में काउंट किया जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ द मास नंबर। चलिए, बहुत बता दिया हमने, आगे बढ़े अभी। चलिए, अच्छा, which of the following physical quantity is same for the molecules of all the gases at the same temperature? कौन सा भैया? देखो, इसमें पहले बाकी चीजें भी समझ लेते हैं। स्पीड यहाँ पे कैसे नहीं सेम रहेगा? फॉर्मूला देखो, थोड़ा दिमाग में रखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, सॉरी 2m नहीं होगा, 2ke अपॉन m, एक काइनेटिक एनर्जी है 2ke अपॉन m। देखिए v स्क्वायर होता है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला ऐसा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। बाद में इसको अंडर रूट करते हैं तो v मतलब स्पीड हम निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए किस पे डिपेंडेंट है? ये m पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, v ले लो या फिर स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, मास के ऊपर डिपेंडेंट है, और हर एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि सबके लिए ये सेम नहीं होगा, सबके लिए स्पीड सेम नहीं होने वाली है, बिकॉज सबका मास अलग अलग है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, मास कैसे सेम होगा भैया? हर एक टेम्परेचर पे मास कैसे सेम होने वाला है? तो इसलिए मास भी हटा दो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आप फिजिक्स वाले पढ़े होंगे थोड़ा, मास इंटू वेलोसिटी होता है। कैसे होगा? मोमेंटम भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल सटीक जाता है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी विल वर्क। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे इसके लिए? के ई, ये फिजिक्स वाला नहीं है बाबा, 3/2 kT। K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिपेंड किस पे नहीं करती है? ये अपने मास पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, इसलिए भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस की जब हम बात करते हैं तो जो गैसेस है यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल गोइंग टू बी द सेम थ्रू आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? The velocity of the sound। अच्छा, अब थोड़ा सा समझिए। वेलोसिटी ऑफ द साउंड वैसे तो तुम बचपन से पढ़ते हो, मीडिया के हिसाब से चेंज होती है। मीडिया मतलब जो मीडियम होता है उसके हिसाब से चेंज होती है। तो पहली बात, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। पहली बात, तुम हटो पहले रास्ते से हटो, बिकॉज मीडियम जो है उस पर डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है, जैसे सॉलिड पे अलग है, लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है, बात खत्म। बिकॉज उसके अंदर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबके ऊपर डिपेंड करती है, तो हटा दीजिए तुम। मैक्सिमम इन द गैसेस एंड द मिनिमम द लिक्विड, कहाँ? मैक्सिमम इन द सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है, तो तुम भी हटो। मैक्सिमम इन द सॉलिड, मिनिमम इन द लिक्विड, नहीं, मिनिमम इन द गैस होता है। चलिए, डी वाला यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे एक बात आप समझना है कि सबसे ज्यादा इसकी सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। बिकॉज हमें देखने को मिलता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम मिलेगा, सबसे ज्यादा वहां पे हाई इलास्टिसिटी मिलेगी और लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी। अगेन वही है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। अब देखो यार, साइंस मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, माफ करिए जो अगर हिंदी वाले थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो टर्म्स इंग्लिश वाले ही निकलेंगे, अब हिंदी वाले नहीं निकाल सकता यार मैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है साइंस के साथ। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश सब में पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो हो जाता है, लेकिन साइंस की टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग होती है, टेक्निकल टर्म होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी तो आ जाती है। चलिए, जो हम गैस का हम पढ़ते हैं ना 340 मीटर पर सेकेंड, वो गैस का पढ़ते हैं हम लोग, एयर में पढ़ते हैं। चलिए, स्पीड ऑफ द साउंड 1 मैक बोलते हैं इसको, 1 मैक। चलिए, स्पीड ऑफ द अपने इसके लिए भी यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अरे भाई ये तो तुम बचपन से बता दोगे, बचपन से पढ़ा तुमने, इसके लिए कोई सोर्स नहीं है यार। इसके लिए तुमको 9th में मिलेगा, 8th में मिलेगा, 7th में मिलेगा, 7वीं से चालू हो जाता है। फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, वही कहानी है। बर्निंग ऑफ पेपर, क्या पेपर को बर्न करने का तो वापस ला सकते हो क्या? अच्छा वही तो नहीं पूछा, हाँ वही पूछा है, केमिकल चेंज पूछा। तो बिल्कुल यहाँ पे बर्निंग ऑफ द पेपर किसका एग्जांपल है? बिल्कुल इसका एग्जांपल है, और किसका एग्जांपल है? वापस थोड़ी ला सकता हूं मैं। देखिए मैं सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करके वापस से डीमैग्नेटाइज कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मतलब जैसे ही मैं मैग्नेटिक हटा दूंगा प्रॉपर्टीज, वो सीधा सीधा क्या होगा, अगेन इट विल लूज द मैग्नेटिज्म। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। डिसोल्यूशन ऑफ केन सुगर इन वाटर, बिल्कुल मैं उसको डिसॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मैं उसको इवोपरेशन के थ्रू निकाल भी सकता हूँ मैं, सिंपल सी बात है। प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर, अरे आइस क्यूब तो तुमने घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, फ्रिज के अंदर डाल दो, बाहर निकालो, पानी बन जाएगा। तो कहां से? तो फिजिकल हुआ ना। बर्निंग ऑफ पेपर इज द केमिकल। चलिए बहुत क्वेश्चन आते हैं यार ऐसे सिंपल सिंपल, अभी और मिलेंगे, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाँ भाई क्यों, गलत क्या है इसमें? हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाँ बिल्कुल। उल्टा फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एलिमेंट, हाँ तुम भी सही हो। हाइड्रोजन है नो आइसोटोप, क्यों भाई? ड्यूटोरियम और ट्यूटोरियम क्या है? तो ड्यूटोरियम जो उसका है, ड्यूटोरियम या प्रोटियम। प्रोटियम क्या होता है भैया, ये बता दूं। प्रोटियम, प्रोटीन का पाउडर नहीं रे बाबा। प्रोटियम क्या होता है? 1 मतलब ये मतलब मोस्ट कॉमन है यहाँ पे, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जो हम पढ़ते हैं ना ये वही प्रोटियम ही है। नो न्यूट्रॉन, आप बोलते हो ना हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन है क्या? देखिए जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर तो न्यूट्रॉन नहीं है, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। NAT क्या होता है स्पेलिंग यार, देखो ये पढ़ाते पढ़ाते NEU होता है, पहली गलती कर रहा हूँ, NEU ट्रॉन टी। चलिए उसके बाद होता है ड्यूटोरियम, इसको हम डी बोलते हैं वैसे कायदे से, इसको हम बोलते हैं 2H2, ठीक है। और उसके बाद होता है ट्रिटियम, जिसके अंदर क्या होता है, 1S2 होगा ना यार, 1S2 होगा ना, कहाँ गलती कर रहा हूँ, आइसोटोप के अंदर अपना एटॉमिक नंबर थोड़ी बदलता है। चलिए अभी अगली बात करते हैं, ये वाला ट्रिटियम H3। चलिए तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर, बिल्कुल बनाते हैं भाई, बिल्कुल बनाते हैं। तो ये वाला सी वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पढ़िए इसको आराम से। Which of the following statement is not correct? Atom of different element may have the same mass number। अभी देखो आया ना हमारा चैप्टर नंबर 4 आइसोटोप आइसोबार की कहानी, इसकी बात करते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हम द सेम मास नंबर, हाँ इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको? इसको आइसोबार कहते हैं, जिसके अंदर मास नंबर सेम होता है लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर अलग होता है। एक और क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर अलग हो तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, बिकॉज एटॉमिक नंबर उसकी बेसिक फीचर होते हैं। अरे बेसिक फीचर नहीं है, देखो पॉलिटी में चला गया मैं कहीं पे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, अपना आर्गन का और कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। 18 उसका एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का, और 40 उसका मास नंबर होता है। कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का Ca 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 20 इसका मास नंबर, सॉरी 40 इसका मास नंबर होता है। तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इसके अलग है लेकिन मास नंबर सेम है ना। एक एग्जांपल आइसोबार का है, तो बिल्कुल पहला वाला तो सही है। एटम ऑफ एन एलिमेंट में हैव अ डिफरेंट मास नंबर, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, इसको आइसोटोप कहते हैं। अभी पढ़ा ना हमने ऊपर कि हाइड्रोजन का देख लीजिए आप कि ड्यूटोरियम में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर 2 हो चुका है। कार्बन का ले लो आप, कार्बन का आपने पढ़ा होगा ना, कार्बन C12 जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं, C14 पढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन मास नंबर उसका 14 है, जिसको हम कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, कितना पुराना है क्या है। ये आपने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, मैंने कराया है केमिस्ट्री का, अगर नहीं देखा है तो वो भी देखो, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। केमिस्ट्री बहुत रिपीट होती है, साइंस ही पूरा रिपीट होता है। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अरे ऐसा किसने बोला भाई, ऐसा कौन बोल रहा होता है क्या? ऑल द अच्छा ऑल दैट, अच्छा मेरे को लगा ठीक है, ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ बिल्कुल होता है। प्रोटॉन थोड़ी बदलते हैं, बिल्कुल होता है, न्यूट्रॉन बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोटॉन नहीं बदलते भैया, दिमाग में रखो, न्यूट्रॉन बदलते हैं। प्रोटॉन जितना है उतना रहेगा, ओके। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन बदलेंगे। जैसे तुम बोलते हो ना कि 6 नहीं, कार्बन के लिए लेता हूं मैं 12, यहां पे 14 लेता हूं मैं कार्बन का। तो देखो दोनों में प्रोटॉन 6 ही है, 6 प्रोटॉन रहेंगे उसके अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ गए। यहाँ पे मास नंबर के अंदर न्यूट्रॉन बढ़ते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये पढ़ा है ना आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, ये सब देखिए, पूरा चैप्टर 3 और 4 की कहानी चल रही है अभी तक। अब बोलते हैं ना रिपीट नहीं होता, वहीं से आया है भाई, वहीं से आया है।
कितनी बार बता दिया आपको मैंने, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो कौन सा गलत है यहाँ पे, क्या पूछा था यार, देखो ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, डी गलत है यहाँ पे। हाँ आगे बढ़ते हैं, अब आराम से देखिए। सिंथेटिक रबर कितनी बार पूछा। अच्छा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या ऐड करते हैं भाई, सल्फर ऐड करते हैं। एक और बात पता होना चाहिए, सल्फर ऐड करते हैं क्योंकि अदरवाइज बहुत ही इजीली वो मोल्ड हो जाता है। जब हम नेचर में लाते हैं तो उसको बोलते हैं भाई तू ठीक ठाक रहे, उसको हम सल्फर ऐड करते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टीज ना चेंज हो। तो सिंथेटिक रबर हैव रिप्लेस द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर भाई उतना जो ग्रोइंग डिमांड थी उसको मीट नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्या किया भाई, उसमें सिंथेटिक रबर बनाना चालू किया भाई। नेचुरल क्या बोलते हैं, रबर उतनी ज्यादा हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। दैट्स द सिंपल आंसर हियर। ये ज्योग्राफी के अंदर भी आता है बाय द वे, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, लेकिन क्या करें अब केमिस्ट्री में भी डाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसमें दम नहीं था, थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, द हैंडल ऑफ, अब देखिए हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर किससे बनता है भैया, ये बेकेलाइट से बनता है। बहुत सिंपल है। सोर्स बताऊं इसका, टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और पॉलिथीन, ये सब के बारे में आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 टाइप ऑफ प्लास्टिक आपको है, उसमें देख लीजिएगा, पूरा मिल जाएगा आपको। देखिए बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मालूम है क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जब आग के उसमें आता है ना, मतलब आप हीट उट करते हो तो चेंज नहीं करता है साइज, मतलब अपना हीट रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब आप इसके आग उग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और नॉन कंडक्टिव होता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस नहीं होता, पहली बात है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ज्यादा करके यूज कहां होता है, बेकेलाइट बनाने के लिए हो गया, उसके साथ किचनवेयर देखोगे, सॉरी बेकेलाइट नहीं, बेकेलाइट एक मटेरियल है, सॉरी, किचनवेयर में यूज किया जाएगा ठीक है। और प्रेशर कुकर का हैंडल बनाने के लिए किया गया है, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए किया जाएगा उसका यूज, ठीक है। लेकिन बेकेलाइट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट ओके। नायलॉन क्या, नायलॉन की आपने रस्सी देखी होगी, नायलॉन के अपने टेंट देखे होंगे, ओके। नायलॉन की आपने ये देखी होगी, क्या बोलते हैं, पैराशूट देखे होंगे। तो काफी ज्यादा वो है, एक स्ट्रांग है। अगेन ये भी अपना सिंथेटिक वो फाइबर है, ओके। पॉलिथीन तो आपको पता ही है, पॉलिथीन किसके लिए यूज किया जाता है, बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है, बॉटल एंड पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगेन है कि ये जब उसमें आता है तो भाई मोल्ड हो जाता है। आप एक बार बॉटल को फेंक के देखना, जरा तुम्हारी बॉटल होती है ना जो बिस्लरी की, उसको जरा फेंक के देखना आग में, वैसे तो जलेगी नहीं, फालतू में बहुत गंदी बदबू देगी, फेंकना मत, लेकिन आपको पता है वो हो जाती है, मोल्ड हो जाती है। उसके बाद टेरेलिन आप देखोगे, पॉलिस्टर फाइबर ये है, टेक्सटाइल में यूज किया जाता है टेरेलिन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, फेमस गैस, उन्होंने एक बार ये भी पूछा था कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसके अंदर कौन सी गैस जनरेट हुई थी, कौन सी गैस उसके अंदर रिलीज हुई थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या है उन्होंने दिया है, इस बार थोड़ा घुमा के दिया है, कौन सी फैक्ट्री थी भी पूछते हैं कभी कभी, कार्बाइड फैक्ट्री थी। तो कार्बाइड फैक्ट्री किसकी होती है यार, फर्टिलाइजर में, और सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड, वही है, मत भाई भाई हैं। तो यहाँ पे इसके लिए यूज की जाती है, पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। तो डाई बनाने के लिए यूज नहीं होता, डिटर्जेंट के लिए डायरेक्टली यूज होता ही नहीं है, एक्सप्लोजिव के लिए भी यूज नहीं होता। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनके लिए बनाने के लिए कार्बाइड का यूज करते हैं। और ये भी दिमाग में रखिए कि कौन सी गैस रिलीज होती है, इट वाज मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ठीक है। चलिए ज्यादा इसमें कुछ नहीं था, अब पढ़ लेंगे आराम से इसको। टू सिस्टम आर सेड टू विद थर्मल इक्विलिब्रियम। अब बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो कभी भी जब टेम्परेचर दोनों साइड बराबर हो गए, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब बराबरी, तो दोनों की बराबरी कब हो जाएगी, जब दोनों साइड टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अब देखो जरा, देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन देम। अब खुद सोचो क्या है, यही लगता है कि दूसरा कुछ लगता है, बिल्कुल हीट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों साइड का टेम्परेचर, ये वाला सिस्टम और दूसरा वाला सिस्टम, दोनों के बीच में क्या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो चुका। अच्छा ये खुद बताओ, एयर भी कैसे मूव करती है, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगर दोनों साइड अगर प्रेशर बराबर हो जाए तो फ्लो करेगी क्या, नहीं फ्लो करेगी। तो सेम उसी तरीके से है, टेम्परेचर का फ्लो कब होगा, जब हायर से लोअर की तरफ होगा, या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे भी वही होगा ना, हीट फ्लो कब रुकेगा, जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो वो इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वैसे अपना इसका पार्ट है, कौन सा भाई लॉ है, ये उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। कौन सा लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है, when the two system are in the thermal equilibrium, साइंस का कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये याद आ जाता है मुझे, in the thermal equilibrium then there is a no then the पूरा सुन लीजिए, if the two system are thermal equilibrium with the third system, दो सिस्टम है जो तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये बोलने का मतलब है। तो एक तरह से वही टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे,
और हीट फ्लो नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। जर्मन सिल्वर, याद करिए जर्मन सिल्वर के ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है, बहुत क्वेश्चन आएंगे आपको जर्मन सिल्वर के ऊपर। पहली बार जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं है, जर्मन सिल्वर इज एलॉय। किसका एलॉय है? कॉपर का, कॉपर, निकेल और जिंक, इन तीन का एलॉय है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जाम में थोड़ा सा और पूछ लेते हैं भैया, इसका क्यों वो इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं? क्योंकि सिल्वर की तरह इसका अपीयरेंस है। देखो क्या बोला, जर्मन्स वर द फर्स्ट टू यूज, अरे हटाओ इसको, इट अपीयरेंस इज लुक लाइक अ सिल्वर, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसके। एलॉय ऑफ सिल्वर नहीं है, वही तो बताया था लास्ट टाइम भी बताया था। अच्छा अब दो तीन चीज और बता देता हूं आपको मैं, कि अपना ये जो ब्रास है और ब्रॉन्ज है, दोनों कंफ्यूजन यहीं पे, ब्रास और ब्रॉन्ज में। देखिए ब्रास का एग्जांपल लेता हूं मैं, ब्रास इज अ एलॉय ऑफ, और एक और बात, एलॉय क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, नॉट हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th। और ऊपर वाला कहां मिलेगा? थर्मोडायनेमिक्स। अगर इतना इंटरेस्ट है तो क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो, अदरवाइज चुपचाप से इतने से भी काम चल जाएगा तुम्हारा। अब ब्रास कहां भाई? ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर प्लस जिंक, बताया था ना, इसके अंदर ब्रास के अंदर जिंक नहीं आएगा, और ब्रॉन्ज के अंदर, सॉरी ब्रास के अंदर जिंक आएगा, अरे बाबा, ब्रॉन्ज के अंदर क्या आएगा? जिसके अंदर जेड है उसके अंदर जिंक नहीं आएगा, कॉपर प्लस SN टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर को बताया ना मैंने, कॉपर Cu प्लस जिंक, देखिए, और प्लस निकेल Ni। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? कौन सा एलोट्रॉप यहां पे नहीं है? पहली बात, कोल है क्या? कोल नहीं है। डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, ये तीनों पढ़ा है हमने, और इसके बारे में कहां मिलेगा? तुम बोलोगे कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th, पहले दूसरे पेज में मिल जाएगा आपको। एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन के बारे में, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में मिलेगा, कि कार्बन इतने लॉन्ग चेन क्यों बना पाता है, सिल्वर क्यों नहीं बना पाता, ये सब चीज आपको मिल जाएंगे वहां पे। डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, सब मिलेगा वहां पे। स्टेबल कौन सा होता है, नॉन स्टेबल कौन सा होता है, ये सब मिलेगा आपको। देखिए क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत बार आ चुके हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है, मौका अभी भी है, एक हफ्ते में साइंस खत्म होती है, PIQ में करा दूंगा। कोशिश करूंगा यार, मैं प्रॉमिस थोड़ा कम कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके साइंस के PIQ में खत्म करूं। साइंस वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट है, और सारा खत्म करूंगा। मैंने डिसाइड किया, पहले सोचा था सिर्फ केमिस्ट्री करूंगा, लेकिन अब सारा खत्म करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। मैं जी जान लगाना पड़े बट करूंगा। चलिए, भले आप देखो या ना देखो, मेरा काम है डालना। चलिए डालूंगा तो कोई ना कोई तो देखेगा ही। कोल, देखिए कोल यहाँ पे नहीं है भैया, कोल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एलोट्रॉप बेसिकली होते क्या है ये पता होना चाहिए। एलोट्रॉप होते क्या है, ये आप एलोट्रॉप पता रहेगा तब तो समझोगे। देखिए एक ही जो हमारा एक ही एलिमेंट के डिफरेंट यहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्म है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं एक ही एलिमेंट के। तो एक कार्बन के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन हो गया, तो दैट्स वाई ये सारे के सारे एलोट्रॉप है। तो एलोट्रॉप बेसिकली होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। चलिए ये मतलब अलग अलग से, जैसे आप अरेंजमेंट अलग अलग करोगे ना, एटॉमिक अरेंजमेंट आप चेंज करोगे तो अलग अलग यहाँ पे एटम वो बन जाएंगे, उसके फिगर्स बन जाएंगे। तो ये है, जैसे कि डायमंड का टेट्राहेड्रल होता है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है, और ग्रेफीन का सिंगल लेयर होता है। ये स्ट्रक्चर है अलग अलग, ठीक है। कोल यहाँ पे नहीं है। कोल यहाँ पे, कोल के अंदर आपको दुनिया भर की इंप्यूरिटीज मिलेंगी, कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोकार्बन भी मिलेगा, जिसके अंदर H भी आता है, दैट इज हाइड्रोजन भी आता है, दैट मीथेन सब आ जाता है उसके अंदर। तो कोल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। एलोट्रॉप आपको बता दिया क्या होता है, थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ओके। और डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं यार। ग्रेफाइट हेक्सागोनल, चलिए, और ग्रेफीन तो सिंगल, आपको सिंगल लेयर बता दिया आपको मैंने। चलिए अब यहां पे अगला चीज, इन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग डीगमिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इज ड्यू टू, देखिए अब आपको डन, एक बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है बताऊं, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि जितने भी आपके सोर्सेज है ना, वहां पे क्या दिया है, इसका आंसर दिया ब्लीचिंग पाउडर। क्यों ब्लीचिंग पाउडर दिया बताऊं, फिर मैंने रिसर्च किया ब्लीचिंग पाउडर कैसे है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं मैं। अपना पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को, वो सब क्या बोलते हैं, वुड पल्प में उसको रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है यहाँ पे, लेकिन डीगमिंग करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। डीगमिंग करने के लिए, जो डीगमिंग होता है क्या, बेसिकली जो इंप्योरिटीज को हटाने का काम किया जाता है, इंप्योरिटीज को हटाने का काम किया जाता है, डीगमिंग उसको बोलते हैं। उसमें हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा इज अ प्रेफर्ड वन हियर। और कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम, लिख लो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, नहीं रे बाबा क्या बोल रहा हूं, कैल्शियम होगा ना, NaOH। चलो ठीक है,
इसको हम बोलते हैं क्राफ्ट प्रोसेस, जिसके अंदर आप गम्स को हटाते हो और ऐसे पल्प होते हैं उसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। क्यों मालूम है बार बार ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं? क्योंकि जब हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस को पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है, तो सबको लगा पूरे काम के लिए सिर्फ इसी का यूज होता होगा, बाकी सब चीजें तो फालतू में दे रखी है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है यूज, लेकिन डीगमिंग के लिए कॉस्टिक सोडा यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर आप यूज करते हैं व्हाइटनिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए। एक तरह से देखते हो ना पेपर कितना व्हाइट दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर। अब रफ पेपर को देख लो, अब तुम्हारा जो एक रफ नोटबुक आती है काली से लगती होगी ना, और वही अब क्लासमेट की नोटबुक ले लो, कितने से गोरी गोरी लगी, ऐसा शकल दिख जाएगा अपना। चलो निट्रिक एसिड, भैया निट्रिक एसिड कहाँ यूज होगा? इसके लिए तो हाईली कोरोसिव एसिड होता है, ठीक है, HNO3। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहना आराम से। डोलोमाइट पाउडर इज अप्लाइड टू सम एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए डोलोमाइट पाउडर जो यूज किया जाता है पीएच बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और पीएच जब बढ़ाते हैं क्योंकि हम इसको करते हैं बेसिक। देखिए आपको पता है ना पीएच ए है, ये 0 है, इधर वाले एसिड है, इधर वाले बेस है। जैसे जैसे इधर आगे बढ़ता रहेगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, इधर आगे बढ़ता रहेगा आपको बेसिक मिलेगा। जैसे बोलूं 1 अगर किसी का नंबर है पीएच पे, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, HCl होगा, हमारे पेट उट का एसिड होगा वो, ठीक है। वही बोलो 6 है, बहुत वीक एसिड है, अपना एसिड रेन कि गिरेगा तो ठीक है, हाथ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बारिश लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब वो वीक एसिड है। वही अगर इधर आगे बढ़ते रहे सीधा, तो अपना क्या आ जाएगा, अपना NaOH आएगा। NaOH आपको पता है ना, तो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड वो आएगा आगे तक। बोले हाथ डालेंगे सीधा आधा बाहर आएगा, मेरा मतलब आधा कट जाएगा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो। चलिए, तो जब सॉइल एसिडिक हो जाता है तब इसको ऐड करते हैं, पर्पस वही है जिससे कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? बेसिक चीजें हम ऐड करते हैं उसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब चीजें हम उसके अंदर ऐड करते हैं। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूं मैं, ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 एसिड और बेस वाले चैप्टर में। आपको काफी कुछ इसका आइडिया मिल जाएगा कि पीएच ऑफ द सॉइल को कैसे मेंटेन किया जाता है। एक और मिल जाएगा, जब आपको चींटी काटेगी, चींटी, तो क्या लगाओगे, ठीक है, क्योंकि चींटी काटेगी तो कौन सा एसिड रिलीज होगा? मिथोनिक एसिड रिलीज होगा, तो उसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई बेस लगाओगे ना, बिल्कुल। तो उसी तरह से काफी आपको थोड़े बहुत 2-3 चीजें मिल जाएंगी। फिर बोलते हैं उसके अंदर भाई कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नंबर क्या है, बेस एसिड है कि बेस है? बेस है भैया, 10 होता है उसका। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे। नेटल लीफ, अगर आपको नेटल लीफ से थोड़ा बहुत खरोच वरोच लग के कुछ हो गया, तो उसमें कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, वही है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? अपना एसिडिक एसिड होता है, 8% कुछ होता है। ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे, चिंता मत करिए, पढ़ लीजिएगा आप वहां पे, ठीक है। चलिए, excessive use of which of the following fertilizer may be responsible for the presence of toxic substance in the groundwater? नाइट्रोजन का यूज भाई, ओनली फॉस्फेट, ओनली पोटेशियम नहीं होगा, नाइट्रोजन। देखिए जितने में नाइट्रोजन बेस आपको वो मिलेंगे, फर्टिलाइजर मिलेंगे, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया अपना फेवरेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, तो क्या करते हैं वो फॉर्म करते हैं भाई NO3 आयंस फॉर्म करते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट करता है, ग्राउंड वाटर में जाके कॉन्टामिनेट करता है NO3 आयन, ठीक है। नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको, नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे पढ़ेंगे आप आराम से। Which of the following element does not form the solid hydrogen carbonate? अच्छा, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, भले मुझे पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मैं श्योर हूं कि सोडियम और पोटेशियम तो फॉर्म करते हैं। कैसे? क्योंकि इसका एक अच्छा खासा, देखिए अब बोलोगे सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट मालूम है क्या होता है? अपना भाई बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल NaHCO3, KHCO3। अब सीजियम के लिए क्या होगा? CSHCO3, इसको बोलते हैं भाई अपना Mg भी फॉर्म करता है, वैसे तो अपना मैग्नीशियम भी फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है यहाँ पे, सीजियम भी करेगा, लिथियम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। लिथियम भाई काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे वो डिकम्पोज होने के बाद लिथियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता। चलिए, तो यहाँ पे 3 तो करते हैं। अगेन इनका रिएक्शन आपको मिल जाएगा क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 के अंदर, आपको अलग से रिएक्शन मिलेंगे यहाँ पे कि जब रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस निकलती है, वो निकलती है CO2 गैस निकलती है। और क्या रिलीज होता है? वाटर एंड CO2 गैस। यही CO2 गैस है जो बाद में इसको क्विकलाइम को मिल्की टर्न करती है, ठीक है, उसको मिल्की वो मिल जाता है, उसको थोड़ा व्हाइटिश कन्वर्ट हो जाती है वो,
चलिए, जब इसको पास करते हैं क्विकलाइम में, तो क्विकलाइम मतलब क्या होता है, CaO होता है, और जब पास करते हैं CO2 पास करते हैं तो क्या बन जाएगा, CaOH बन जाता है वो। चलिए आगे देखते हैं आराम से इसको। इन द गामा डीके ऑफ न्यूक्लियस, जब गामा डी में डीके होता है तो पहली बात पता होना चाहिए गामा डीके में होता क्या है, ये तो पता होना चाहिए। देखिए गामा डीके में क्या होता है कि पहली बात है कि डीके होगा जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो यहां पे क्या होगा कि एक्सेस एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, एक्सेस एनर्जी रिलीज होगी यहां पे, और यहां पे किसी भी तरीके का कोई मास नंबर, कोई एटॉमिक नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं रिलीज होते, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है गामा डीके में। लेकिन जब मैं अल्फा डीके की बात करूंगा तो वहां पे अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली रिलीज होगा। जब मैं बीटा डीके की बात करूंगा तो वहां पे जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि गामा डीके में सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पे न मास नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा। सिंपल सी बात है हमारा। सो नाइदर द मास नंबर नॉट द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस चेंजेस, क्योंकि गामा डीके में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। प्लीज दिमाग में रखिए आप, अल्फा डीके और बीटा डीके में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हुए दिखेंगे, यहां पे नहीं निकलते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ओनली एनर्जी, अगर पूछा जाए ओनली एनर्जी कहां रिलीज होती है तो गामा डीके में होती है। अल्फा डीके और बीटा डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं, यहां पे नहीं निकलते हैं। प्लीज दिमाग में रखेंगे बात इसको। चलिए, तो इसलिए कोई मास नंबर, कोई उसके अंदर ये चेंज नहीं होगा अपना एटॉमिक नंबर। अब पढ़िए इसको आराम से, ये सब आप ही के लिए रखा है, शेयर कर दूंगा आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज जीरो। कहां भाई, ये तो आपको वैसे तो मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको 10th में मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका अच्छा डिटेल आपको 11th के चैप्टर नंबर 8 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक पूरा टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसमें आपको मिलेगा। इसलिए याद है क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने, पढ़ाया भी था बाद में, तो इसलिए याद है। अभी तो बहुत लंबा टाइम हो गया, बट ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज जीरो, नहीं भाई, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। डिपेंड करता है +1 कहाँ होगा, -1 कहाँ होगा, जिसके साथ तो कंबाइन हो रहा है उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है। ना कि जब वो ऐसे स्टेबल है तब 0 होता है, ठीक है। जब वो नॉन मेटल के साथ कर रहा है तब 1 होता है, जब मेटल के साथ कर रहा है तो -1 होता है। तो डिपेंड करता हो किसके साथ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल 0 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, सब होगा यहाँ पे। ओके, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बताते हैं हमको, वैसे पढ़ा हमने कि कोई भी जो मेटल होता है जब ऐसे फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ओके, चलिए, तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 कहते हैं उसे, +1 होगा, ठीक है। +1 मतलब क्या होता है मालूम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा उसको बोलते हैं +1, और जब गेन करेगा तब -1 होता है वो। ओके, तो मेटल से गेन कर सकता है ना वो, ओके, और नॉन मेटल को दे सकता है। जैसे HCl में क्या करेगा, HCl को तो खुद, Cl को तो खुद एक की जरूरत है, तो हाइड्रोजन बोलता है ले मेरे से ही ले ले, बन जाते हैं हम लोग साथ में, भाई भाई एसिड बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कहानी। चलो आप पढ़िएगा इसको आराम से। इन द केस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो अब यहाँ पे क्या है भाई, इन द केस ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट जीरो। किसने बोला? अब दूसरी बात यहां पे बोली जा रही है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होती है। हाँ भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी 0 रखी जाती है, ओके। क्योंकि जब देखिए उसको हम ऐसे H2 आप इसको करोगे कम ऐसे, तो क्या बनेगा, 2H + 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है पूरा, ओके। तो यहाँ पे इसको 0 रखा जाता है, पहली बात है। एंड इसको क्योंकि इसको रेफरेंस के लिए रखा जाता है, सिंपल सी बात है, ये बात तो पता होनी चाहिए आपको। बिकॉज हम इसको 0 वोल्ट पे रखते हैं फॉर ऑल द टेम्परेचर, इसलिए हम इसको एज फॉर द रेफरेंस हम इसको 0 रख के चलते हैं, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए, वैसे तो पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? बताया था ना, आएगा एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। फिजिकल चेंज, केमिकल, बर्निंग छोड़ दो, तुम केमिकल हो। हीटिंग ऑफ, देखिए हीटिंग ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड और हीटिंग ऑफ द प्लेटिनम क्रूसिबल। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा। तो देखिए हीटिंग ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे आपका ये है केमिकल चेंज है, क्योंकि आप पोटेशियम क्लोराइड जो कि क्या है, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, उसको जब आप हीट करोगे तो क्या रिलीज करेगा वो भाई, क्या बोलते हैं रिलीज, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड ही नहीं होता, KCl तो बनता है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड KCl उसके आउटपुट होता है। तो बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड को आप हीट करोगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर से रिलीज होगा, और उसका क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बनेगा वहां पे, तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज KCl। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम क्रूसिबल के साथ ऐसा नहीं है।
प्लेटिनम क्रूसिबल सिंपली आप उसको हीट करोगे, वो सिर्फ एक्सपैंड करेगा थोड़ा सा, और बाद में जैसे आप छोड़ दोगे वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, बात खत्म। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, लेकिन इसको आप हीट करोगे पोटेशियम क्लोराइड को, तो दैट विल लीड टू द केमिकल रिएक्शन। आपको पता होगा एक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी है तो प्लेटिनम आपको पता होगा कितना वो है, इनर्ट है, कि वो रिएक्ट नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ अ सिंपल मल्टी डिस्टिल्ड वाटर, मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर क्या होगा भैया? डिस्टिल्ड वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, खुद बता सकते हैं। अब देखिए सैंपल ऑफ अ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज क्या होगा, 0 होगा या नियर टू 0 होगा? देखिए बहुत ही नियर टू 0 होगा, आपको सही बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज टू, प्योर वाटर का 0 होता है, प्योर वाटर का 14 तो हाईली बेसिक होगा, मतलब ही नहीं है। नियर टू 0 तो हाईली एसिडिक होगा, ये पूरा फुल एसिडिक होगा, आपको बताया था मैंने ये पूरा। देखिए 0 है यहाँ पे, 14 है यहाँ पे, तो 14 की तरफ बढ़ोगे तो हाईली बेसिक, और हाई की तरफ बढ़ोगे तो हाईली एसिडिक, तो बनेगा नहीं। तो 0 हो सकता है या फिर सॉरी वेरी नियर टू 0 हो सकता है, या फिर वेट गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं भारी। 0 रहेगा तो बहुत ज्यादा एसिडिक रहेगा, माफ करिए, मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को 7 लगा वो, सॉरी। 0 रहेगा तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, 14 रहेगा तो बहुत ज्यादा बेसिक होगा, वेरी नियर टू 0 रहेगा अगेन एसिडिक का नेचर रहेगा, वो वेरी नियर टू 7 होगा। सॉरी ये देखिए कंफ्यूज हो गया था मैं, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं ढंग से पढ़ रहा था, तो 7 होगा यहाँ पे, वेरी नियर टू 7, सिंपल है। प्योर वाटर का 7 होता है, पूरा 7 होता है, डिस्टिल्ड वाटर का आसपास होता है, टैप वाटर का उसके अंदर इंप्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो अगेन क्लोज टू 7 होता है वो। ओके चलिए, और एसिडिक हम इसकी बात करते हैं, एसिडिक वाटर की बोलते हैं तो 6 और 7 के बीच में होता है। प्लीज ये बात दिमाग में रखिए कि कभी भी थोड़ा बहुत पीएच हमेशा चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उतना ही हो, ये बात भी आप दिमाग में रखिए। चलिए वो तो किताब में लिख देते तो हमको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? एटॉमिक नंबर, मोजले लॉ, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी। एटॉमिक टेबल आप पढ़ोगे ना तो उसमें क्लियर लाइन लिखी हुई है, सीधी लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कौन डिफाइन करता है? एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है, ना कि मास नंबर। क्योंकि देखो अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, C14 और C12, मास नंबर यहां पे दोनों का अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, तो इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो एटॉमिक नंबर डिफाइन कर रहा है, मास नंबर नहीं कर रहा है। ठीक है, मास नंबर इसकी आपको मिलेगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम मिलेगी, ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क होता है बस, केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको सेम मिलती है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सारी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे डिफाइन की जाती हैं। थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर मिलेंगे, बिकॉज मास नंबर यहाँ पे अलग है। मास नंबर एक्चुअली होता क्या है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए, तो एटॉमिक नंबर पे मैटर करता है, मोजले का लॉ है। ये देखिए, विच टू एलिमेंट दैट इज कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन, ऑलरेडी बता चुका हूं। द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज 40, दे देयरफॉर नोन एज आइसोबार, बोलेंगे आइसोबार। चलिए, तो ये क्या है? हमारा आइसोबार है, ना कि आइसोटोप है। आइसोटोप तो आपको पता है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ठीक है, आइसोटोन क्या होता है? जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम होते हैं। चलिए आगे बढ़े, और आइसोक्रोन इसके रिलेटेड ही है। ये भाई हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। चलिए, इससे रिलेटेड करता है। टोन यहाँ पे बात करता है इसकी अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो उससे डील करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है, क्योंकि देखो 40 में से अगर 20 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 20 मिलेंगे। कैल्शियम के अंदर 20 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 40 में से 22 किधर गया? 18 माइनस करूंगा मैं अपना आर्गन में, तो 22 मिलेंगे। तो दोनों में न्यूट्रॉन कहाँ सेम है? तो हटा दो ना इसको। ठीक है, न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल गिव द मास नंबर। मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही मिलेगा ना मुझे। आगे बढ़ते हैं, ये अगेन उसी चैप्टर का 4th चैप्टर अपना क्लास 9th। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था भाई? जे थॉमसन, बताया तो था आपको, लेकिन इसको एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया था। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अपना रदरफोर्ड का आपको बता दिया। बॉयले का अगेन इससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है आई थिंक, और अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ द इससे मिलेगा। अरे यार, एटम, इसके ऊपर बात की है, एंटीनिलिज्म अपना पोस्टुलेट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर? देखिए कायदे से बताऊं तो आज के टाइम पे तो वेरिएबल बोल सकता हूं मैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा था जब भी था तो 5 बोल सकता हूं मैं। 5 थे। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम सब जानते हैं। उसका प्लाज्मा होता है जिसके अंदर काफी आयनाइज्ड गैसेस होते हैं विद फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड आयंस होते हैं। और अगला है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 में मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड एटम। सुपर कूल्ड एटम होता है। ठीक है,
इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट में, ठीक है। सुपर कूल्ड एटम्स होते हैं इसके अंदर, और बाकी तो आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस पता है। तो 5 के साथ मैं जा सकता हूं अभी भी, बिकॉज मैं रेफरेंस अगर यहाँ पे एनसीईआरटी को लेता हूं तो, अदरवाइज अगर मैं यूनिवर्सल रेफरेंस हूं तो वेरिएबल भी बोल सकता हूं मैं। तो ये हमारा आज का, अभी देखिए चलता रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी केमिस्ट्री फिजिक्स आपका बायो जल्दी खत्म कर दो यार, मेरे को भी सर पे बर्डन रहता है, काफी चीजें आपको प्रॉमिस करता हूं मैं, चीजों पे काम करता रहता हूं, कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और भी थोड़ा बहुत काम करता हूं मैं, बच्चे को पढ़ाता हूं थोड़ा अलग से, तो टाइम लग जाता थोड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए फॉर द पीडीएफ, यू विल गेट एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।